आज महेश और श्रुति की शादी हुई थी। दोनों का ये लव मैरिज था और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। महेश का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी कई बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। तभी महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी की पहली ही रात है, मरवा दोगे क्या? थोड़ा धीमे चलाओ। अरे साहब, ये जो शॉर्टकट आपने बताया है वो एक भूतिया मंदिर से होकर गुजरता है और कहते हैं उस मंदिर के आसपास डायन भटकती है जो आने जाने वाले को अपने वश में कर लेती है या उनके साथ ही चल देती है। वाह, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, तो अब ये सब मुझे बचकानी लगती है। तभी श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, महेश, तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है। ऐसे सुनसान जगहों पर इस तरह भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया करते। देख लिया ड्राइवर भैया, तुम्हारी वजह से अब मैडम से डांट पड़ रही है मुझे। तभी गाड़ी उस भूतिया मंदिर से गुजरने लगती है और ठीक उसी वक्त न जाने गाड़ी को क्या हो जाता है कि गाड़ी अपने आप धीमी होकर बंद पड़ जाती है। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार? अगर ये सब तुम हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे क्या सरकार, आप भी डर के मारे मेरी खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है। ऐसे में हम आपको डराने का सोच भी कैसे सकते हैं? ना जाने गाड़ी को यहीं आकर क्यों बंद होना था। वैसे तुमने बताया था ये कोई मंदिर है ना? वैसे किस भगवान की यहाँ पूजा होती है? बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर काल भैरव का है। नए नवेले शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप माने ही नहीं। अरे वाह, अगर ये कोई मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए, तब तो हमें जाना चाहिए। महेश, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इस वक्त आधी रात को मंदिर जाएंगे? अच्छा, तो मतलब तुम नहीं चाहती हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, अगर मगर कुछ नहीं। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अरे मेरे मालिक, मत जाइए, वो डायन इसी के इंतजार में रहती है। महेश उस ड्राइवर की बातों को एकदम से नकार कर श्रुति के साथ कार से उतरता है और मंदिर की तरफ चला जाता है। उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 500 साल पुराना दरवाजा हो, क्योंकि उस पूरे दरवाजे में जंग लगा था। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए मैडम, अंदर चलकर देखते हैं। महेश, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मेरी बात समझो। श्रुति महेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महेश नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी श्रुति को याद आता है कि उसके बाबा ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था, जो कि उसके बैग में है। महेश, याद है बाबा ने दुआ के तौर पर हमें ताबीज दिया था? मुझे लगता है हमें वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी से उसे लेकर आओ, तब तक मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहता हुआ महेश मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति को उस वक्त एक अजीब सा साया अपने आसपास महसूस हो रहा था। इस वजह से वो धीमे धीमे डरते हुए वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगती है। दूसरी तरफ महेश बिना किसी की परवाह किए मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूजा घर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होता है, मंदिर की घंटियां
अपने आप आपस में टकराना शुरू कर देती है, जैसे आरती में होता है। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये घंटियां आपस में कैसे टकरा रही है? तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती है। अरे, ये मंदिर है या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोई दीप जल रहा है और ना ही किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है। महेश खुद से ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से श्रुति आवाज देती है, महेश, डार्लिंग इधर आ जाओ। महेश तुरंत पीछे पलटता है। श्रुति अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। अरे मेरी जान, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसाओगे या पास भी आओगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश श्रुति से जाकर गले लगता है। श्रुति उससे कहती है, महेश, क्या तुम भूल गए? आज हमारी सुहागरात है। अरे ये भी कोई भूलने की बात है भला? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम में बेचैनी है सुहागरात मनाने की? बेचैनी क्यों नहीं होगी? क्या सुहागरात अकेले तुम्हारी है? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर हमारी स्पेशल नाइट को एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। फिर क्या खाक की रह जाएगी सुहागरात? तो फिर यही इसी मंदिर में हम आज सुहागरात मनाएंगे। महेश श्रुति को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। लेकिन तभी महेश की नजर ऊपर टंगे कांच के झालर पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश को तेज झटका लगता है। उसे श्रुति के शरीर की जगह एक चुड़ैल की डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आ रहा था, जबकि असलियत में वो श्रुति थी। महेश को समझ आता है कि वो अपनी सुहागरात श्रुति के साथ नहीं बल्कि किसी चुड़ैल के साथ मना रहा है। तू कौन है? छोड़ मुझे, तू तो एक चुड़ैल है। महेश उस चुड़ैल से हटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे उसे तेज दर्द भी होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब वो थक कर मर जाएगा। वो चुड़ैल जिसने श्रुति का रूप लेकर महेश को अपने जाल में फंसाया था, वो अब फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बहुत समय बाद मुझे कोई मर्द मिला है। अब मेरे हवस की प्यास बुझा कर रहूंगी। महेश दर्द से तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रुति महेश को उस चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होता देख लेती है। वो तुरंत अपनी ताबीज को महेश की तरफ फेंकती है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और महेश को आजाद कर देती है। फिर महेश और श्रुति भागते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर दुआ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो सब वहां से तेजी से निकल जाते हैं। जब वो इलाका खत्म होता है, तब महेश श्रुति को सब कुछ बताता है और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहता है, साहब, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। आप लोग शहरी हैं, आपको यहाँ की सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ हवस की भूखी चुड़ैल रहती है, जो यहाँ मिलने वाले मर्दों को सुंदर कन्या और उनकी पत्नी के रूप में दिखती है और उनके साथ अपनी सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें मार कर
इसी मंदिर के छत पर लटका देती है। कहते हैं इस चुड़ैल की अपनी सुहागरात अधूरी रह गई थी, जिस वजह से ये आज भी अपनी सुहागरात पूरी करना चाहती है, लेकिन आज तक कर नहीं पाई। इसीलिए यहाँ से गुजरने वालों पर आज भी अपनी नजर गड़ाए रखती है। दादाजी, दादाजी, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो गांव की डायन वाली। अरे बच्चों, अभी रात हो गई है। ऐसे छोटे बच्चे रात को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनते। दादाजी, अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज हमें भी वो वाली कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनाता हूँ। बात है आज से कई साल पहले की। साल था 1999, जब गांव में दशहरा का पर्व था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने सड़क पर एक लंबे से साड़ी को बिछा देखा। उस साड़ी को देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लगा। सबका उस साड़ी को लांघकर रास्ता क्रॉस करने को मन किया, लेकिन एक आवारा सा लड़का नहीं माना और उसने उस साड़ी को लांघ दिया। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त लोगों ने बांसवाड़ा के पास से एक आवाज सुनी, जो कि पानी के बौछार की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई नहाता है। लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारा तो उन्हें एक औरत नहाती हुई दिखी, लेकिन अगले ही पल सबकी टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सब समझ गए, हो ना हो ये कोई भूतनी या डायन ही है। सबका शक बिल्कुल यही था। सब उस रात फटाफट वहां से निकले। अगली सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एक डायन ने इस गांव को श्रापित कर दिया है और वो लड़का जिसने पिछली रात उस साड़ी को लांघा था, उसने उसी रात खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सारी खबरें गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई बस उसी डायन की दहशत की बातें करने लगा। अक्सर दशहरा, दिवाली जैसे पर्व में गांव खेड़ों में डायने वगैरह घूमा करती है। ये एक आम बात थी, तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही दशहरा बीतेगा सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस डायन की तबाही ने अपना जन्म लेना शुरू किया था। दशहरा के 10 दिन बीतते ही गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारे पालतू मवेशी मरने लगे। कोई देर रात उन्हें मारकर उनका पूरा खून चूस लेता। जिंदा बच्चे भी गांव में पैदा नहीं हो रहे थे। गर्भवती महिलाओं का बच्चा उनके गर्भ में ही मर जाता। सबका यही मानना था कि इन सब का कारण वही डायन है जिसने अपने श्राप से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। गांव में अब खेती होना भी नामुमकिन हो गया था। खेतों में बंजर जमीनें थी। सारी फसल सूख गई थी और इसी कारण कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, लेकिन डायन इस तरह लोगों को क्यों मारती थी? क्या वो कोई बदला लेने आई थी? नहीं, वो किसी बदले के मकसद से नहीं आई थी। वो इस गांव को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसे हमारे गांव को अपना अड्डा बनाना था, जिसका सुझाव उसे एक तांत्रिक ने दिया था।
कुछ सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक के घिनौने कामों की वजह से पीट पीट कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसके ही सुझाव पर उस डायन ने हमारे गांव पर निशाना साधा था। दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? क्या उस डायन ने सबको मार दिया? नहीं बेटा, सबको मारना संभव नहीं था, लेकिन जो नियमों को नहीं मानता वो उस डायन के जाल में आसानी से फंस जाता। नियम? कैसे नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, किसी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ना खोलना। लेकिन इससे डायन शांत नहीं बैठी, बल्कि उसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अब तो शादी बारात भी गांव में नहीं हो सकते थे, वरना डायन के पास एक भारी मौका होता अपना शिकार फंसाने का। उसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे उस डायन का आतंक बढ़ता चला गया। दादाजी, फिर गांव वालों को उस डायन से छुटकारा कैसे मिला? गांव वाले उस डायन की दहशत से घबराए थे। इसी बीच सभी में ये खबर उठती है कि ये काम उसी तांत्रिक का है जिसे 3 साल पहले गांव से धक्के देकर बाहर कर दिया गया था। गांव वाले गुस्से में लाल हुए उस तांत्रिक का पता करते हैं और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं, सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे गांव के पीछे लगाया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे हम ऐसी भयानक मौत देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक से उसका कवच छीन लेते हैं, जिसके सहारे वो जिंदा था। अगर कुछ दिनों में उसे वो कवच दोबारा नहीं मिलेगा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, जिससे उसकी सालों की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तांत्रिक को मजबूरन गांव आना ही पड़ा। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। साधना में मैं और मेरे 2 और साथी बैठे थे। तांत्रिक ने मंत्रों को जपना शुरू किया। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हुई, जो कि बहुत ही डरावने चेहरे के साथ आई थी। उसे देखकर हम सब अंदर से कांप गए, लेकिन भाग भी नहीं सकते थे। अगर भागते तो जान से हाथ धोना पड़ता। अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए। मेरा मकसद पूरा हो गया है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो मैं तेरे मकसद के लिए थी, लेकिन जाऊंगी अपना मकसद पूरा करके। वो डायन गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपना सबसे ताकतवर योग शुरू करता है और कई घंटों तक चली साधना के बाद आखिरकार वो डायन कमजोर पड़ जाती है और फिर तांत्रिक उसे सामने के पीपल के पेड़ में बांध देता है। मुक्त होने के लिए तांत्रिक उसे गांव छोड़कर चले जाने की शर्त रखता है। देख, अगर तू चाहती है कि तू आजीवन इसी पेड़ में बंधी रहे तो अब भी अपनी जिद पर बनी रहे, और अगर तू इस गांव को छोड़ने का वादा करती है तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दास्तां का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आ जाऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आजाद कर देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे दादाजी,
आपने तो कहा कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्तां का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। हे राम, ये मेरे से क्या हो गया? अब बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई, जो अपनी मौत को बुलावा दे बैठा। तभी घर की लाइट चली जाती है और हल्की रोशनी में उन तीनों को सामने एक औरत की बड़ी परछाई नजर आती है। और तभी दादाजी को एक तेज दिल का दौरा पड़ता है और दादाजी की कहानी और उनके जिंदगी की अवधि यहीं समाप्त हो जाती है। रीमा और सोम, ये दो चोर रात के समय गांव-गांव घूमकर चोरियां करते थे। दोनों को इसमें बहुत मजा आ रहा था। एक रात ऐसे ही चोरी करने के इरादे से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचे। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव को देखने लगे। गांव दिखने में छोटा था, पर घर बहुत अच्छे और बड़े थे। देख रही हो रीमा, गांव के सभी लोग बहुत पैसे वाले दिखते हैं। ये गांव तो हमें एक ही रात में अमीर बना देगा। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं। इनके घर में चोरी करना आसान नहीं होगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। ये गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक होते हैं। हम इन्हें नकली चुड़ैल बनके डराएंगे और फिर लूट लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब इन्हें नकली चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर रीमा चुड़ैल की तरह हंसने लगी और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम का एक आदमी उसकी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर नहीं था, पर पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। उस रात वो दोनों घर में गप्पे लड़ा रहे थे। तभी घर की लाइट चली गई। अरे ये क्या? तुम यहीं रुको, मैं ऊपर देख के आता हूँ। शायद बारिश की वजह से गई होगी। गुरुनाथ वहां से चला गया। बाहर अचानक बिजली कड़की और नलिनी डर गई। थोड़ी ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोरों से चीखने की आवाज आई। उस आवाज से नलिनी और भी डर गई। गुरुनाथ, क्या हुआ आपको? नलिनी अंधेरे में दौड़कर ऊपर जाने लगी। उसी वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़कर नीचे आ रहा था। सीढ़ियों के बीच में दोनों टकराए और नीचे गिर गए। नलिनी ने गुरुनाथ को देखा। वो बहुत डरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। ये खून कैसे निकल रहा है? ऊपर, ऊपर! कौन है ऊपर? चुड़ैल! चुड़ैल का नाम सुनकर नलिनी भी डर गई। तभी दोनों ने देखा कि सीढ़ियों से एक रोशनी उनकी तरफ हवा में तैरती हुई आ रही थी। दोनों डर के मारे भागे और घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, पर घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गुरुनाथ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इतने में पीछे से एक भयानक आवाज आई। रुक जाओ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी थी। उस मोम की रोशनी में उसका डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। भागने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तुम जो कहोगी वो हम करेंगे, पर हमें जाने दो प्लीज। अच्छी बात है। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। उसके बाद
चुड़ैल ने अपना एक हाथ खिड़की की ओर बढ़ाया और अपनी उंगलियां हिलाने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने उंगलियां हिलाई, एक बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आया और चुड़ैल के सामने जमीन पर गिर गया। ये देखकर गुरुनाथ और नलिनी बहुत ज्यादा डर गए। तुम्हारा सारा पैसा और सोना लेकर इस बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे। उतने में चुड़ैल चिल्लाई, जल्दी करो वरना इस आग से तुम दोनों को जला दूंगी। गुरुनाथ ने जाकर बैग उठाया और भागता हुआ पैसे लाने चला गया। चुड़ैल वहीं खड़ी रहकर नलिनी को घूर रही थी। नलिनी चुड़ैल के उस भयानक चेहरे को देखकर डर रही थी। अचानक खिड़की से जोर की हवा आई और चुड़ैल की साड़ी उड़ने लगी। नलिनी की नजर चुड़ैल के पैरों पर गई। उसने देखा कि चुड़ैल ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। नलिनी को चुड़ैल पर शक होने लगा। ये चुड़ैल तो कोई लड़की लगती है जो चोरी के इरादे से यहाँ आई है। मुझे ये बात गुरुनाथ को बतानी होगी। नलिनी ने चुपके से अपनी चप्पल उतारी और उस मोमबत्ती पर दे मारी। इसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही नलिनी गुरुनाथ की तरफ भागी। गुरुनाथ, रुक जाइए, ये नकली चुड़ैल है। चुड़ैल भी उसके पीछे भागी, पर अंधेरे की वजह से उसका सर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। घर की लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल की आवाज सुनकर गुरुनाथ और नलिनी उसके पास आए। चुड़ैल जमीन पर चुपचाप पड़ी हुई थी और अब साड़ी के अंदर की जीन्स साफ नजर आ रही थी। अरे, ये तो नकली चुड़ैल है। तो इसने वो बैग कैसे हवा में उड़ाया? चुड़ैल की आवाज सुनकर सोम घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और सीधा जाकर चुड़ैल के पास बैठ गया। रीमा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, मतलब तुम भी इसके साथ हो? मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को अंदर करवाता हूँ। जैसे ही गुरुनाथ फोन की तरफ बढ़ा, बाहर जोरों से बिजली कड़की और चुड़ैल ने गुरुनाथ का पैर पकड़ लिया। गुरुनाथ एकदम से चौंक गया। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर नलिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि साड़ी के अंदर तो रीमा थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो आम लड़की थी ना जो नकली चुड़ैल बनी थी। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ी हो गई। कोई रीमा नहीं है यहाँ। वो पैसों का बैग मुझे दे दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुरुनाथ ने डरते हुए कहा। मैं नहीं दूंगा। नलिनी, ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। क्या कहा? चुड़ैल ने गुस्से में आकर गुरुनाथ को हवा में उठाया और दीवार पर फेंक दिया। चुड़ैल ने वो बैग उठाया और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़ता हुआ बाहर आया और चुड़ैल की दिशा में देखने लगा। सोम को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त जो नकली चुड़ैल बनी थी, वो अब असली चुड़ैल का रूप लेकर इंसानों को मार रही थी। उस हादसे के बाद गांव में चुड़ैल की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई, क्योंकि लोग उसकी जीन्स देखते और उसको नकली चुड़ैल मानकर उसे पैसे देने से इनकार कर देते थे। अभिमन्यु और रेहान के गायब होने के बाद भी गुफा का रहस्य नहीं खुला। वो और भी कठिन हो गया।
जैसे कि हमने देखा था कि रेहान दूसरी दुनिया के दरवाजे के पार जा चुका था। रेहान को किसी बड़े हाथ ने दरवाजे से उठाकर अंदर फेंक दिया और वो हाथ गायब हो गया। रेहान फिर से उस दरवाजे से बाहर जाने के लिए भागा, पर वो दरवाजा गायब हो गया। रेहान उस जगह को ध्यान से देखने लगा। वहां दूर दूर तक बड़े बड़े स्तंभ थे और हर एक स्तंभ पर किसी औरत या आदमी का चित्र बनाया हुआ था। रेहान को उस माहौल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु! दादाजी! अचानक उसे आवाज सुनाई दी। ये सब मर चुके हैं। तुम कौन हो? रेहान डर कर कहने लगा, मैं गलती से यहां आ गया। मुझे यहां से बाहर जाना है। ठीक है, जाओ। आवाज के बंद होने के बाद उसे गुफा का मुंह दिखने लगा, जिससे वो और अभिमन्यु अंदर आए थे। वो पूरी जान लगाकर बाहर निकलने के लिए भागा। रेहान बहुत देर तक भागता रहा और थक कर रुक गया। पास में दिखने वाला रास्ता दूर दूर जा रहा था। रेहान फिर से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गुफा का मुंह अब भी उतनी ही दूरी पर था। रेहान फिर से थक कर रुक गया और गुफा का मुंह गायब हो गया। बहुत सालों बाद कोई जिंदा इंसान हमारी दुनिया में आया है और हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसके बाद बहुत से लोगों की हंसने की आवाजें रेहान को सुनाई देने लगी। अचानक रेहान को एक बगल में अभिमन्यु दिखने लगा और दूसरी तरफ उसके दादाजी। अभिमन्यु! दादाजी! आप दोनों तो मर चुके हो ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी इन दोनों को फिर से जीवित करके अपनी बाहरी दुनिया में वापस ला सकता है। कैसे? एक गेम खेलकर। कैसा गेम? बहुत आसान है, अपने सामने देखो। याकायाक रेहान और उन दोनों के बीच की जमीन के टुकड़े होने लगे और एक विशिष्ट स्थिति में आकर रुक गए। ये सब क्या है? अपने ऊपर देखो। रेहान ने ऊपर देखा तो वहां एक कमान पर कई सारे तीर चढ़े हुए थे, जो उसकी तरफ निशाना लगाए थे। अगर तुमने कोई गलत टुकड़े पर कदम रखा तो एक एक तीर तुम्हारे आर पार हो जाएगा, और उन दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तुम इन्हें वक्त पर अपनी तरफ नहीं ले जा पाए तो वो भी गायब हो जाएंगे। रेहान बहुत डर गया, पर यह खेल खेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। वो बहुत भावुक था, इसलिए वो पहले उसके दादाजी को बचाने निकला। पर पहले टुकड़े पर पैर रखते ही वो टुकड़ा नीचे गिर गया और रेहान बगल वाले टुकड़े से जा लटका। वो डर गया। उसे ऊपर से किसी चीज की आवाज आने लगी, इसीलिए उसने ऊपर देखा तो एक तीर कमान में खिंचा जा चुका था और रेहान की पलक झपकते ही वो तीर सीधे आकर उसकी पीठ में घुस गया। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। रेहान को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रेहान भागते और कूदते हुए एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर जाने लगा। जैसे ही वो गलत टुकड़े पर पैर रखता, एक तीर आकर उसके शरीर में घुस जाता। दादाजी तक पहुंचते पहुंचते उसे 4 तीर लग गए और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी का शरीर हवा में खड़ा था। रेहान दादाजी को जगाने की कोशिश करने लगा। दादाजी! दादाजी, मेरी तरफ देखिए, मैं रेहान। अचानक दादाजी का शरीर गायब होने लगा। रेहान और भी डर गया, क्योंकि
उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दादाजी के गायब होने के बाद वो अभिमन्यु की तरफ दौड़ा। फिर से उसे उन तीरों का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। रेहान अभिमन्यु के पास पहुंचते ही वो भी गायब हो गया। रेहान ने देखा कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिख रहे थे और जमीन के टुकड़े फिर से उस पर आने लगे थे। रेहान दर्द के मारे बेहाल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? ये तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया है, मायावी दुनिया। बहुत लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी। पूरी जगह पर अंधेरा हो गया और रेहान के आसपास की जगह बार बार बदलने लगी। पहली बार उसे आसपास गांव दिखाई दिया और अचानक वो जगह बदलकर उसे गुफा दिखने लगी और उसमें रेहान ने खुद को और अभिमन्यु को देखा। रेहान को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एकदम से उसके पूरे शरीर से सारे तीर वापस ऊपर खींच गए और उस झटके से रेहान की मौत हो गई। इतने सालों बाद भी वो गुफा वहां कैसे आई या किसने बनाई, इसका रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूं जॉब के लिए। ना कोई अच्छी जॉब मिल रही है, ना रहने को अच्छा घर है। आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मेरे सारे दोस्त भी पैसे ना होने के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। कितना ट्राई किया कि किसी अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, पर नहीं, हर बार रिजेक्ट हुआ हूं। मेरी जिंदगी मुझे अच्छे से जीने नहीं देना चाहती। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से छूट तो जाऊंगा। वो रोते रोते पानी में देखता है। उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई देती है। वो पानी को छूता है। अगले ही पल पानी का रंग बदलने लगता है। आसमान जैसा नीला पानी काला होने लगता है। देखते ही देखते उस तालाब का पानी पूरी तरह से काला हो गया। उस पानी को देखकर मानो जैसे वो लड़का अपने होश खो बैठा हो और अगले ही पल उसने पानी में छलांग लगाई। कुछ दिनों बाद एक कॉलेज में पार्टी चल रही थी। सारे दोस्त एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वहां त्रिशा, पंकज, आकाश, ये 3 बेस्ट फ्रेंड भी थे। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर डांस करने के बाद तीनों जाकर साइड में बैठ गए। अरे पार्टी तो बहुत अच्छी रही, पर आगे क्या प्लान है? कहीं घूमने चले? अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो रिजॉर्ट में घूमने गए थे। पंकज, ये हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर है। पता नहीं कॉलेज खत्म होने के बाद हम वापस कब मिलेंगे। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिन ही तो साथ में रहने वाले हैं, तो ये वक्त भी एंजॉय करते हैं ना। घूमेंगे, पार्टी करेंगे, क्या पता कल होना हो। आकाश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कल कॉलेज के कैंटीन में मिलकर बाहर जाने का प्लान करेंगे, ऐसा बोला। अगले दिन कहे मुताबिक सब कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप में घूमने की जगह देख रहा था। अरे यार, ये बार बार रिजॉर्ट, फोर्ट, बीच, इन सब जगह जाकर मैं बोर हो गई हूँ। हम कहीं और घूमने चलें, कुछ एडवेंचर करें। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे मतलब कुछ अलग करते हैं ना। जिन जगहों पर हम जा चुके हैं वो तो हर कोई जाता है। हम किसी हॉरर प्लेस पे जाएं तो, किसी डरावनी जगह। जरा देखें तो ये लोग जो भूत भूत के नाम पर आधी जिंदगी डर में गुजार देते हैं, वो सच में होते भी हैं या नहीं? निशा और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन पंकज के चेहरे का रंग उड़ गया था, मानो वो ऐसी घटनाएं जानता हो। पंकज ने ऐसी जगह जाने से मना किया, लेकिन निशा और आकाश ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन तीनों कॉलेज के कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप पर हॉरर प्लेसेस सर्च करने लगा। जगह तो बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाए कहाँ। अरे अपने शहर के आसपास ही देखो ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और घूमने को भी अच्छे से मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी आकाश को इंटरनेट पर एक हॉरर प्लेस दिखाई देता है, और वो जगह थी अग्रसेन की बावली, जो दिल्ली में है। आकाश ने कहा,
कि हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर है, तो अपनी कार लेकर भी जा सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तीनों कार लेकर निकल पड़े। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गए। कार से उतरकर वो अग्रसेन की बावली की तरफ जाने लगे। शुरुआत में एक गेट के सामने पहुंचे, जहां अग्रसेन की बावली नाम का एक बोर्ड बना हुआ था और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी लिखी हुई थी। तीनों ने बोर्ड को देखा और आगे चलने लगे। आगे चलकर उन्हें एक पहरेदार दिखाई दिया। वो उन तीनों की तरफ ही आ रहा था। आइए साहब, आप भी अग्रसेन की बावली देखने आए हैं? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहरेदार उन सबको बावली के अंदर ले गया। बावली के अंदर 100 से भी ज्यादा सीढ़ी थी। पहरेदार ने बताया कि यह बावली 700 साल पुरानी है। यह बारिश के पानी को जमा करने के लिए बनाई गई थी। पहले यहाँ पर लोग तैरने के लिए भी आते थे, लेकिन कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया। लेकिन इसे बंद क्यों किया? इतनी अच्छी तो है ये बावली। ये एक ऐतिहासिक बावली है, लेकिन इसके साथ कई राज भी जुड़े हैं। यह बात सुनकर त्रिशा ने राज के बारे में पूछा। पहरेदार ने बताया कि कुछ साल पहले इस बावली का पानी पूरा काला पड़ गया था और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता। लोग उसके अंदर डुबकी लगाते और मर जाते। उनकी लाशें भी ऊपर नहीं आती थी। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ था। आज भी इस बावली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है। अजीब आवाज मतलब कैसी आवाजें? यहाँ पर रोने की, चिल्लाने की, पायल की, डरावनी हंसी की आवाज आती है। क्यों, क्या हुआ पंकज? अभी से आवाज सुनाई देने लगी क्या तुझे? आकाश और त्रिशा हंसने लगे। पहरेदार वहां से चला गया। त्रिशा, पंकज और आकाश वहां के बने खूबसूरत आकृति को देखने लगे। घूमते घूमते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। पहरेदार ने सबको आवाज लगाई। बावली को बंद करने का वक्त हो गया है। सब लोग बावली से बाहर की ओर आ जाएं। शाम के वक्त बावली में रुकना मना है। अरे यहाँ पर तो जो लोग बोलते हैं वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि इस जगह के बारे में लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अरे जो लोग बोलते हैं सब घटनाएं रात को होती है, इसीलिए तो रात में बावली बंद होती है। अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ रात को रुकना होगा। पागलों जैसी बातें मत करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम चुप रहो पंकज, तुम बहुत डरपोक हो। चलो कहीं छुपते हैं, उस पहरेदार ने देख लिया तो बाहर निकाल देगा। तीनों बावली के एक कोने में छिप गए। पहरेदार के चले जाने के बाद सब बाहर आए और बावली में घूमने लगे। अंधेरा हो गया था, इसलिए सबने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चलते चलते त्रिशा को ठोकर लगी और उसके हाथ से मोबाइल छूट गई। उसने मोबाइल उठाया और सामने देखा तो आकाश और पंकज दोनों वहां पर नहीं थे। त्रिशा ने उन्हें आवाज लगाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। त्रिशा चलते चलते बावली के पानी के पास पहुंची। उसने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। उसने पानी में हाथ डाला। अगले ही पल बावली का पानी काला होने लगा। त्रिशा की आवाज सुनकर आकाश और पंकज डर गए। वो त्रिशा को ढूंढने लगे। पंकज को त्रिशा दिखाई दी। उसने त्रिशा को आवाज लगाई पर त्रिशा ने पलटकर नहीं देखा। वो बस उस पानी को देखे जा रही थी। पंकज ने जैसे ही त्रिशा के कंधे पर हाथ रखा, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। त्रिशा की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, मानो वो किसी के वश में हो। आकाश भी वहां पहुंच गया था। उसने जो देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। त्रिशा ने जैसे ही पंकज को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक तावीज आ गया, जिससे डरकर वो जोर से चीखी और उसने पलटकर पानी में छलांग लगाई। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हो कौन? आपने ये सब कैसे किया? और हमारी दोस्त त्रिशा, उसे क्या हुआ है? वो ऐसे पानी में क्यों चली गई? मेरा नाम अदिति है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मैं यहाँ अपनी रिसर्च के लिए आई हूँ। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारी दोस्त त्रिशा मर चुकी है। इस काले पानी ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। ये बात सुनकर आकाश और पंकज रोने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। त्रिशा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी अदिति ने उनके हाथों में एक तावीज बांध दिया और मंत्र बोलने लगी,
जिससे वो दोनों सुरक्षित हो गए। मानो या ना मानो, पर ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। तुम आज के जमाने के बच्चे ये सारी बातें हंसी मजाक में ले लेते हो, लेकिन तुम्हारा ये मजाक किसी की जान ले सकता है। ये बात तुम नहीं समझ पाते। जैसे हमारी जगह होती है रहने की, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, वैसे ही अतृप्त आत्माओं की भी अपनी जगह होती है और हम लोग उनकी जगह आकर गलती करते हैं। अदिति ने बताया कि उन्होंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की है। आकाश और पंकज दोनों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। आगे चलते चलते सबको एक पायल की आवाज सुनाई दी। अदिति जान चुकी थी कि ये एक छलावा है। उसने आकाश और पंकज का हाथ पकड़ा और बावली की बाहर की ओर जाने लगी। बावली के बाहर आते ही सूरज निकल आया। सूरज की पहली किरण के साथ वो तीनों बावली से बाहर आ गए। लेकिन बावली का राज अभी भी राज ही था कि आखिरकार लोग वहां जाकर आत्महत्या क्यों कर लेते थे और उनका मृत शरीर भी पानी में ऊपर क्यों नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है उस बावली के काले पानी का राज। आज 10 साल हो गए इस घटना को। आकाश विदेश में जॉब के लिए गया है और पंकज की शादी हो गई है और उसे एक लड़की भी है। लेकिन आज भी अग्रसेन की बावली की वो रात उनके मन में डर की दहशत बयां करती है। पंकज की लड़की अपने लैपटॉप पे सर्च करते हुए, अरे ये तो बहुत अच्छी जगह लगती है, बहुत पुरानी भी है। हम छुट्टियों में यहीं घूमने जाएंगे। चलो पापा और अंकल को इसकी एक फोटो भेजती हूँ व्हाट्सएप पर। अंकल भी तो आने वाले हैं अगले हफ्ते इंडिया। अग्रसेन की बावली की तस्वीर देखकर दोनों डर जाते हैं।